अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पार्क और मूर्तियों की भी राजधानी है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का सबसे बड़े स्मारक, सबसे बड़े मेमोरियल का उद्घाटन किया है। लखनऊ में 65 एकड़ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और बहुत ही शानदार पार्क लखनऊ के साउथ इलाके में तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में जब ये आज बीजेपी की सरकार ने जब ये पार्क का उद्घाटन कराया, मूर्तियों का अनावरण कराया, तो विपक्ष ने भेदभाव का आरोप लगाया है। मूर्तियों पर महाभारत छिड़ गई है, एक रण छिड़ गया है उत्तर प्रदेश में कि 2027 के लिए किसने क्या संकल्प किया है। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के दक्षिणी इलाके में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बेहद शानदार, खूबसूरत और बेहतरीन पार्क आज लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया। इसकी खास बात यह है कि इसका नाम राष्ट्र प्रेरणा स्थल है और इसमें अहम बात यह है कि बीजेपी के 3 महापुरुष जिनकी विचारधारा पर यह पार्टी टिकी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी आदमकद से भी ज़्यादा बड़ी 65 फीट ऊंची प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं और बीजेपी की आज बड़ी स्ट्रेंथ वहाँ पर मौजूद थी और खुद प्राइम मिनिस्टर इसका उद्घाटन करने आए। इससे इसकी अहमियत बढ़ जाती है। यानी कि बीजेपी नेतृत्व, बीजेपी की विचारधारा, जिस विचार परिवार को लेकर ये पार्टी राजनीति में आगे बढ़ रही है या इस वक्त अपने पीक पर चल रही, या हो सकता अभी और भी पीक आना हो, तो उन्होंने इसका एक प्रतीक चिन्ह लखनऊ में तैयार किया है। लखनऊ इस मामले में खुशकिस्मत है कि यहाँ जिसकी भी सरकार बनती है वो कुछ न कुछ निशानी दे जाता है या छोड़ जाती है। सबने अपने अपनी निशानियों का एक वृहद रूपरेखा तैयार की है। लखनऊ वालों के लिए ये अच्छी बात है कि सरकार किसी की भी हो, यहाँ कोई न कोई पार्क, कोई न कोई मेमोरियल ज़रूर बन जाता है जो इस शहर के काम आता है। जैसे अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्थल, जैसे लोहिया पार्क, बेहद ही खूबसूरत शानदार ग्रीन पार्क है कि आप वहाँ अगर वॉक करेंगे तो आप लाजवाब हो जाएंगे। जनेश्वर मिश्रा पार्क, एशिया का सबसे बड़ा पार्क बनाया गया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। अंबेडकर पार्क मायावती की सरकार ने बनाया। कांशीराम स्थल मायावती की सरकार ने बनाया। इको गार्डन मायावती की सरकार ने बनाया। रामाबाई अंबेडकर मैदान मायावती की सरकार में बना। लोहिया पार्क मुलायम सिंह यादव की सरकार में बना और जनेश्वर मिश्र पार्क अखिलेश यादव के समय बना। अब राष्ट्र प्रेरणा स्थल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बना। अब इसको लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष का कहना है कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं वो सब एक जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट हैं, तो आदिवासी, पिछड़ा, दलित कोई महापुरुष बीजेपी के लिस्ट में क्यों नहीं है, ये एक सवाल आज विपक्ष ने खड़ा किया है। तो उत्तर प्रदेश पे ये मूर्तियों की जो महाभारत है ये शुरू हो गई है। अब जैसा कि मैंने उस दिन भी डिबेट में कहा था कि अब 27 का चुनाव नज़दीक है, अब उत्तर प्रदेश पे इसी तरह के मुद्दे अक्सर चर्चा में रहेंगे। तो आज इस पार्क के, इस प्रेरणा स्थल के इनाग्रेशन में किसके क्या स्टेटमेंट्स हैं, आप वो सुने, फिर हम डिबेट आगे बढ़ाएंगे। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। सदैव अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं, बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के
उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। केवल और केवल पार्क बना देने से और केवल उनके वहाँ पर मूर्तियाँ लगा देने से उन महापुरुषों को श्रद्धांजलि नहीं हो जाएगी। उन महापुरुषों ने जो रास्ता हमें दिखाया है, जिस रास्ते पे चलाया है, उस रास्ते पे चलें। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उनका भी सम्मान होगा। तो आज के कार्यक्रम में मेरे साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर एमएच खान जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता, डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल हैं मेरे साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, और आसिम वकार एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। तो अटल जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। थोड़ी देर में हमें राजेश चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो अटल जी, तो आज आपके ही नाम के जो शलाका पुरुष थे, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ, एक प्रेरणा स्थल बना। विपक्ष का आरोप है कि इसमें सिर्फ एक समाज के लोग हैं। आज अटल जी का जन्मदिन है और आपने कहा कि मेरे ही नाम के, आपका उपनाम मैं है? उनके नाम का हूँ, वो तो अपने नाम के थे, ये नाम तो हमने उनसे उधार लिया है। मगर अगर नारायण बनना कठिन हो, लेकिन कोई नर हो जो नर से नारायण बन जाए, कोई भक्त अगर भगवान बन जाए, और किसी का व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायी हो कि उससे प्रेरणा लेकर समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया जा सके, तो मुझे लगता है इसको राजनीति का केंद्र है और इसको राजनीति का चर्चा इस पर नहीं होना चाहिए। ये कहा भी गया है, जात न पूछो साधु की। क्या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सच नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर में परमिट राज के विरोध में जम्मू कश्मीर में गए, धारा 370 को हटाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वो जेल में नज़रबंद रहे और उसके बाद में वहाँ पर उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई? क्या ये सच नहीं है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन दिया, उनकी भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई? और अटल जी तो आपने कहा शलाका पुरुष, वो विराट व्यक्तित्व के धनी, और उनका जो विचार था उनके बारे में तो सभी लोग चर्चा करते थे। और हमारे सारे जो राजनीतिक दल हैं, इनके उस समय के नेताओं के जो उनके समकालीन थे, उनके ये बयान है कि वाजपेयी जी अच्छे हैं, वो पार्टी को लेकर के निशाना जरूर बनाते थे, पर चूंकि अब सब लेकिन कुछ अटल जी को लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करता था। वो अभी कहते थे सब कि कुछ अटल जी जाति अच्छे हैं। के चश्मे से ही देखा जाता है। तो विपक्ष अगर ये अब देख अगर रहा विपक्ष है अगर- तो आपको ये बात आखिर क्यों रही है? अगर नहीं, हमें नहीं अखर रही है, वो बिल्कुल जाति की राजनीति कर रहे हैं, जाति की राजनीति में आकंठ लिप्त रहे, वो जाति कोई ढूंढ ढूंढ करके माइक्रोस्कोप से उसको तलाश करते रहे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और जाति के आधार पर अगर महापुरुषों का, अगर लोहिया जी की जाति पूछी जाए, मुझे तो आज तक पता नहीं है। अगर जयप्रकाश नारायण की जाति पूछी जाए, मुझे आज तक पता नहीं है। इस देश में जो महापुरुष है, कम से कम उनको तो जात से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि हम उनको जात के संकीर्ण दायरे में नहीं बांध सकते। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजपाल कश्यप को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। कश्यप जी, आपका स्वागत। तो बताइए, आपको कोई एतराज है अगर बीजेपी ने अपने महापुरुषों की स्मृति में एक प्रेरणा स्थल तैयार किया? आपने तो दो बनाए हैं, आपको किस बात का एतराज है? हमें कोई एतराज नहीं है, उन्होंने अपने महापुरुषों के नाम पे बनाया, लेकिन चलो अच्छा है, नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के साथ में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पार्क बनाया है, या माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो पार्क बनाया, ब्रजेश जी आप कभी जाके, आप तो जाते हैं, देखते हैं, और उस स्थल को भी देख लीजिएगा। आज जितने भी स्थल लखनऊ में बने हैं, सबसे ज्यादा, ये बात नहीं बता रहे हैं कि ये भी वहीं टहलने आते हैं। जी, मैं भी जाता हूँ, राजपूत जी नहीं आते। और सबको जाना, मतलब जिसको लोहिया का ऑक्सीजन नाम लेनी से पार्क होगी, है ना, इसलिए नहीं जाते। नहीं, शुद्ध हवा लेनी होगी, उसको लोहिया पार्क और पंडित जनेश्वर मिश्रा के पार्क में जाना ही पड़ेगा, और रिवर फ्रंट पे जो माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया ना, वहीं जाना पड़ेगा। और इनका तो आपको इनके प्रेरणा स्थल पे कोई एतराज है कि वहां पर इनके तीन महापुरुषों की मेरा मकसद है कि कम से कम अटल जी के नाम पे इतनी छोटी सोच न रखते कि लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने लोक भवन बनाया था, उसमें इनके पास कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं थी या बनाए नहीं उनके नाम पे जहां मूर्ति लगा सकते। माननीय अखिलेश यादव जी के लोक भवन में
बिल्डिंग में मूर्ति लगाई जो माननीय अखिलेश यादव जी उनके ने कार्यकाल में बना, हाँ कार्यकाल में उनकी बना था। नहीं है। मेरा कहने का मतलब उनको अपने कार्यकाल में योगी जी को उनके सबसे बड़े नेता थे, बड़ा कोई बिल्डिंग बनाना चाहिए था, विश्वविद्यालय तो अब बनाना बनवा तो चाहिए। दिया। नहीं आपको बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं। उसके बाद में इकाना स्टेडियम माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान विष्णु के नाम पे बनाया था, तो उसका भी नाम बदलने का काम किया। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बननी थी हरदोई रोड पे, इन अटल जी के नाम पे बनाना चाहते थे, वो भी जगह नहीं मिली, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की एक बिल्डिंग है नहीं, वो कैंसर अस्पताल की, उसमें कैंसर संस्थान नहीं, की। पहले बिल्डिंग में ऑफिस चलता रहा अस्पताल में, अब नहीं जगह मिली, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कैंसर का बड़ा अस्पताल, वो उसके जानते पीछे का थे हिस्सा कि दिए। कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज होने वाले हैं, तो इसलिए भविष्य के देखते हुए कैंसर का बड़ा अस्पताल बनाया। इनके पास जमीन भी खरीदने के लिए अटल जी के नाम पे नहीं, उसमें जमीन में अब जो कैंसर का हॉस्पिटल वहां, इनकी सोच बता। तो कोई एतराज नहीं है बटेसर बटेसर में सर, भी thank you, माननीय सर। अखिलेश यादव जी ने विकास करने का Thank काम you, किया, सर। जो अटल जी का, और माननीय अखिलेश जी ने, नेताजी ने तो पार्क तो ही आपको नहीं कोई बनाए, एतराज नहीं है ना? पार्क ही नहीं बना है, जनेसर मिश्रा गांव भी बना है, आपके लोहिया गांव भी अच्छा, बना वो है, तीन और इन्होंने, आपने भी तो जनेश्वर मिश्रा के नाम पे पार्क बनाया, नहीं। आपने भी अपर कास्ट के एक बड़े महापुरुष के नाम पर बनाया, तो अरे- बीजेपी ने बनाया तो क्या अरे, तकलीफ? देखिए हम लोग कभी जातिवाद नहीं करते, जब से बीजेपी आई है सबसे बड़ा जातिवाद क्यों ले आए? यही Thank you, लोग sir. कहते थे कि 56 एसडीएम यादव हो गए, सारे कलेक्टर सर, यादव thank हैं, you, sir. सारे डीएम इस यादव पे हैं, किसी और दिन बात सूची कर नहीं है। लेंगे। जब राजेश चौधरी, मुख्यमंत्री और संवैधानिक Thank पदों you, पे sir. बैठे लोग धन्यवाद, सर. यादव का आरोप सर, लगाते थे, उत्तेजना की और कोई कोई आवश्यकता उनके पास सर, तथ्य नहीं धन्यवाद था। सर। अभी चुनाव में सर, समय है। उत्तेजना की आवश्यकता नहीं, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मथुरा से एमएलए भी हैं। आप सभी का स्वागत। अभी जब मैं अपना उद्बोधन दे रहा था तो कुछ लोगों ने अभी ऑनलाइन एक आपत्ति की है कि आपने सबका नाम लिया, ये नहीं कहा कि आरएलडी के कार्यकाल में चौधरी चरण सिंह के नाम पर पीजीआई लखनऊ के सामने पार्क बनाए गए। आपत्ति आई है, आपने याद भी नहीं दिलाया। मुझे याद आया तो मैं, चूंकि आपत्ति आई तो मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद। राजेश जी, आज प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि आपने एक जाति के महापुरुषों का, जो आपकी पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, उनकी मूर्तियां लगाई, बाकी जाति को आप भूल गए। देखिए, जब कोई महान पुरुष होता है ब्रजेश जी, तो उसको जाति या धर्म और क्षेत्र में नहीं सीमित किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी विराट व्यक्तित्व के धनी थे जी। अब उनको एक जाति में बांधना, जाति उनकी बताना, ये तो बहुत संकुचित मानसिकता का प्रतीक लगता है मुझको। अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने पहला बलिदान जम्मू कश्मीर पर दिया, कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। उन्होंने ही कहा अटल जी को, अटल जी आप जाओ, देश की जनता को बताना कि मैंने जो है परमिट सिस्टम को तोड़ दिया है, और अपनी शहादत दी। संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई जेल के अंदर। ऐसे महान पुरुषों को आप कैसे जाति में मान दोगे? महात्मा गांधी की जाति बताओगे, सुभाष चंद्र बोस की जाति बताओगे, सरदार भगत सिंह की जाति बताओगे, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, देश पर कुर्बानियां दी, अपने जीवन देश की सेवा में लगाए। यदि उनको कोई जाति में बांध रहा है तो मुझे लगता है कि वो बहुत छोटी मानसिकता का व्यक्ति है, बहुत छोटी मानसिकता। अच्छा, जो सरकार में रहता है वो अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, और हर विचारधारा में अच्छे लोग पैदा हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुझे याद है जब मायावती ने अंबेडकर पार्क बनवाया था, आपकी पार्टी अपोजिशन में थी, आपने बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि आज 100 करोड़ में पार्क बन रहा है, इस 100 करोड़ से उद्योग धंधा रोजगार हॉस्पिटल बन जाते। आज आप बना रहे हो तो उंगली उठ रही है। जो काम आपने किया पलट कर आपके सामने आया है, इतराज क्यों हो रहा है, बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, अंबेडकर जी का जो योगदान देश की आजादी में था, भारत के संविधान के निर्माण में था, दलितों के उत्थान में था, उसको कोई नहीं नकार सकता है, कोई नहीं नकार सकता है। अब सर, उनकी याद में प्लीज, उन्होंने बनाया है तो हमको तो उससे कोई आपत्ति नहीं है। सर, घनघोर उस कोई वक्त आपत्ति घनघोर नहीं, आपत्ति किसी प्रकार थी। मुझे याद है कलराज हमको मिश्रा, कोई- विनय कटियार के अंबेडकर रोज जी बयान बारे आते में, थे, अंबेडकर रोज जी के भला बाद बुरा कहते मायावती थे जी वो। ने बनाया तो हमको क्या आपत्ति हो सकती जी, है? बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। कृपया बने रहिएगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत। प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है, आप विजिट में कब जाएंगे वहाँ? जल्दी चले जाएंगे। प्रेरणा स्थल की बधाई भारतीय जनता पार्टी को। हमें प्रेरणा स्थल से कोई आपत्ति नहीं है, हमें बिल्कुल कतई कोई आपत्ति नहीं है। अपने अपने महापुरुषों के प्रेरणा स्थल बनाए। हालांकि इन तीनों महापुरुषों का, अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ दीजिए, तो बाकी किसी भी दो का कोई ऐसा बलिदानी योगदान नहीं था
बल्कि विचारधारा है। मेरी नहीं, मैं आपको एक चीज और कहता हूं। मैं तो कहता हूं, राजेश चौधरी जी से सम्मानित विधायक हैं, दोस्त भी हैं हम लोगों के। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु हुई और जब दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु मुगल सराय में और उनकी वहां हुई, इन लोगों ने हमारी जान ले ली थी। कांग्रेसियों की जान ले ली थी कि संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और ये जांच कराओ, वो जांच कराओ। आज की डेट में ट्रिपल इंजन की सरकार इनकी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को किसने मारा, इन्होंने अब तक जांच नहीं कराई। श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी साहब कैसे रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई, इन्होंने जांच नहीं कराई। हमारा तो आरोप है कहीं इन्हीं के अपने लोगों ने न काम लगा दिया और इसलिए अब जांच नहीं करा रहे। भाई नीचे सरकार इनकी, ऊपर सरकार इनकी, नगर निगम में सरकार कहाँ इतने सालों के बाद कोई सबूत मिले। जब आरोप लगेगा हमारे ऊपर, हमें तो याद रहेगा, हमें तो याद रहेगा, आपको याद रहे न रहे, लेकिन इन लोगों की जो पंडित दीनदयाल तो आपको कोई इतराज नहीं है फिर इस पार्क को क्लियरेंस दी जाए? बिल्कुल, पार्क को क्लियरेंस होनी चाहिए। मसला यहां पर यह है, पार्क को क्लियरेंस है, कोई दिक्कत हमें नहीं। भाई जो आदमी सरकार में रहेगा अपनी मूर्ति बनाएगा। यहां पर जब विवादित विषय नहीं हो पाया, ये किसी भी सत्ता पक्ष के इस काम को किसी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, ना अखिलेश जी ने कहा, ना राहुल जी ने कहा, ना मायावती जी ने कहा। वो बैठे हैं आसिम वकार। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं। आज उन्होंने बड़ा विस्तृत बयान जारी उसके किया। बाद एएमआईएम के दोस्तों का बयान आ गया। क्यों आया भाई? ये समझ के परे है। अच्छा, हाँ, ये समझ के परे है। कहीं वही तो नहीं जो हम लोग सोचा करते हैं। ये जो है कि जब किसी ने विवाद नहीं बनाया तो कहन अब भाई आए अपना ओवैसी तो साहब। आप ये कहना चाहते हैं कि आसिम वकार ने, मैं आसिम वकार हमारे जानने वाले, हमारे दोस्त हैं, इनको इनके बेटे की शादी की बधाई। मसला पार्टी का है, किसी मसला बेटे की शादी नहीं थी। मसला सिद्धांत का है। ठीक, तो हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं मसला तो सिद्धांत। आप ये कहना चाहते हैं कि आसिम वकार ने, फिर आसिम वकार एमआईएम की बात, एमआईएम ने किसी राजनीतिक, निश्चित तौर पर, क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं तो उठा। आप पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी मानते हैं? हाँ, बिल्कुल, विवाद नहीं उठा। और जब विवाद नहीं उठा तो मोदी जी के पेट में दर्द हो गया कि हम भाई आए हैं यहां पर, अब विवाद हो नहीं रहा है, तो विवाद नहीं हो रहा तो हैदराबाद विवाद शुरू। अच्छा, हाँ, तो हैदराबाद ये विवाद आसिम शुरू। वकार ने तो फिर हैदराबाद के आसिम वकार ना एमआईएम की बात कीजिए। अच्छा। पार्टी से प्रवक्ता बंधे होते हैं, हाँ, वैसे इनका तो कोई ताल्लुक भी नहीं था उस विषय से, कोई वो नहीं है ना? तो आज आप इस चीज को देखिए कि जहां उत्तर प्रदेश में, ब्रजेश भाई, बात क्या होनी चाहिए थी कि 69,000 शिक्षकों को नौकरी में सुप्रीम कोर्ट से आप क्लियरेंस क्यों नहीं दिला रहे हैं, पिछड़ों को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं, यहां पर जो 3-3.5 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरा क्यों नहीं जा रहा है, उत्तर प्रदेश में दलितों को पेशाब क्यों पिलवाया जा रहा है, पेशाब क्यों चटवाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े महिलाओं को सबसे ज्यादा, वो जब तभी प्रधानमंत्री मैं से सवाल सोचूं होने कि आज चाहिए, सुबह से आसिम वकार क्यों तांडव मचा रहे हैं। जो ये सवाल होने चाहिए। अच्छा, राज्यपाल कश्यप भी बोले, उन्हें भी कोई इतराज नहीं था। वो सवाल अच्छा, ये नहीं आपने उठे। नोटिस किया? हाँ, राज्यपाल कश्यप किसी को भी नहीं, कोई भाई, इतराज नहीं था। किसी भी आदमी का, किसी पार्टी, अपनी पार्टी का, ये पार्टी भाई हमारी जब सरकार थी, हम महात्मा गांधी के नाम पर योजनाएं रखते थे, नेहरू के नाम पर योजनाएं रखते थे, इंदिरा जी के नाम पे इंदिरा जी रखते, के नाम पर राजीव योजनाएं, गांधी के राजीव नाम जी के नाम पर योजनाएं, बलदानी लोग थे। लोहिया जी के नाम पर, जनेश्वर जी मिश्रा जी के नाम पर लखनऊ के 2 फेफड़े हैं आज की डेट में, लोहिया पार्क अब एक तीसरा और भी होगा। जनेश्वर जी। आज नहीं, उसमें पेड़ नहीं है सर। कितने पेड़ हैं बताइए आप? अगर यही तो Thank you, समस्या sir. है, पेड़ नहीं अब है। देखिए इतराज हो गया आज आपने। की ना, लेकिन प्रेरणा है, हमने प्रेरणा स्थल है इनका अपना। आपको कोई लेकिन एतराज नहीं? हमें कोई एतराज, Thank you, लेकिन sir. हमें एतराज इस बात का है धन्यवाद, sir. कि नरेंद्र मोदी जी को योगी जी से पूछना चाहिए कानून व्यवस्था ठीक क्यों नहीं, बच्चों बहुत को शुक्रिया रोजगार डॉक्टर क्यों एम नहीं? एच खान साहब। मैं NCRT आपसे के जानना आंकड़े चाहता खराब हूं कि अब बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार की सरकार है, और उन्होंने एक प्रेरणा स्थल तैयार किया है राजधानी लखनऊ के भीतर। किसी को कोई एतराज? मुझे एतराज है। आपको है? मुझे एतराज है। पर राजपूत जी को तो नहीं। और राजपूत जी जान, अच्छा, आपको हमको किस बात एतराज पे? ये है कि वहाँ महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों नहीं लगी। हमको एतराज ये है कि वहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की क्यों नहीं लगी तस्वीर, महात्मा गांधी की तस्वीर क्यों नहीं लगी भाई? मूर्ति क्यों नहीं लगी उनकी? क्यों नहीं मूर्ति लगाई गई उनकी? वो देश को आजाद कराने वाले सबसे नंबर 1 के सिपाही थे, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए थी। तो हम अपनी विचारधारा लगाएंगे। अपनी विचारधारा क्या होती है? देश की आजादी की विचारधारा होती है एक, कि भाई देश हमारा आजाद हो। और जब देश के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया, ऐसा अटल जी ने क्लेम किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भी थे। नहीं, नेहरू जी के नहीं थे, फखरुल हसन के थे। नहीं, वो तो उसके उप मुख्यमंत्री थे सर। अच्छा, अरे सर, अच्छा, हाँ, बोलिए। सारी चीजें मिली जुली हैं सर। अच्छा। हाँ, जब जोड़िएगा तब सब पता चलेगा आपको। जनेऊ टू जनेऊ है रिश्ता। आप देखिए, भीमराव अंबेडकर की मूर्ति क्यों नहीं लगाई गई?
जो भीमराव अंबेडकर संविधान के संविधान रचयिता तो है, तो बहन जी ने बनवाई था। अरे बनवाई थी तो आपने क्यों नहीं लगाई? उतना बड़ा पार्क खाली पड़ा हुआ है, उतना बड़ा पार्क खाली पड़ा हुआ है, सारे लोगों की मूर्ति लगा। अरे सब मूर्ति ही लगा दें, सब मूर्ति लगा दो, सब मूर्ति लगा। जब एक लगा रहा तो जब आपकी आई तो सरकार लगा लेना। सुन लीजिए सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लड़ाई थी, दलितों के लिए लड़ाई थी, गरीबों के लिए लड़ाई थी, और उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे जो। अच्छा, जब मायावती ने ये सब पार्क बनवाए थे, कांशीराम स्मारक स्थल हो या अंबेडकर पार्क हो, इको गार्डन हो, नोएडा वाला पार्क हो, तब उनकी बड़ी वृहद आलोचना हुई थी कि वो पैसे की बर्बादी कर रही है। अब तो यही आप सवाल सही कर रहे हैं ना। अब यही जो सवाल कर रहे थे, 100 करोड़ लग गया है, अस्पताल बन जाता। अरे कलराज मिश्रा बहुत नाराज थे भाई, बहुत ज्यादा हल्ला मचा रहे थे, और बहुत ज्यादा आपकी मीडिया छोड़ के सारी मीडिया वाले कि ये क्यों बन रहा है, ये क्यों बन रहा है। आज उसी पार्क से पैसा। और अभी एक सवाल नहीं पूछ पाए सुरेंद्र राजपूत। और एक सवाल नहीं पूछ पाए। नहीं, हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारी एनओसी है, धर्म समभाव की बात हम कर रहे हैं। इनका जनेऊ फिट है, इनका जनेऊ फिट है। फिट है सबका जनेऊ एक दूसरे का। क्यों नहीं कह रहे हो कि आवाज नहीं निकली सर? एनओसी क्यों नहीं कह रहे हो कि उनकी तस्वीर लगनी चाहिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी। जी थैंक यू खान साहब, शुक्रिया आपका। ये काम गलत। मैं आसिम वकार साहब को आमंत्रित करता हूँ। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपका नोट कर लिया। गांधी की तस्वीर होनी चाहिए थी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं आसिम वकार को आमंत्रित करता हूं, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और आज इन्होंने सुबह से ही कुछ ऐसे बड़े बयान जारी किए हैं जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 3 ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं के मूर्तियां लगाई हैं, पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को नहीं पूछा गया। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने वीडियो बयान जारी किया। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं वकार साहब। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्यों एतराज़ है अगर बीजेपी अपनी विचारधारा के महापुरुषों को अगर कोई स्मारक या प्रेरणा स्थल बनाकर उनकी मूर्ति लगाना चाहती है? उनकी सरकार है, उनके पास बहुमत है, आपको एतराज़ किस बात पे? देखिए, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश कर दूं कि आपने मेरा बयान चलाया नहीं, और हो सकता हो सुना भी ना हो ठीक से आपने, मैंने तो इसलिए आपको विवादित लग रहा है। दूसरी बात, राजेश चौधरी जी ने अभी कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया, कश्मीर में बाहर के लोग बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। सर, जो कश्मीर में इनर लाइन परमिट का जो सिस्टम बना था वो हरि सिंह डोगरा, महाराजा हरि सिंह डोगरा जी के आदेश पे बना था, और हरि सिंह डोगरा साहब ने और सरदार पटेल जी ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया था। मुसलमानों का कोई रोल नहीं था। और उनके एक डोगरा साहब के एक हरि सिंह डोगरा जी के एक महामंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री रामचंद्र काक, वो पाकिस्तान से मिल गए थे और वो चाहते थे विलय वहां हो जाए। और आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन 4 स्टेट में आप बिना इनर लाइन परमिट लिए नहीं जा सकते। अगर आप अरुणाचल के या मणिपुर के या नागालैंड के नागरिक हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी जो और लोग हैं भारत के, वो बिना परमिशन इन स्टेट में एंट्री नहीं कर सकते। आप क्यों धोखा दे रहे हैं देश को? दूसरी बात, ब्रजेश भाई, मैंने जो बयान जारी किया है उसमें मैंने किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि मैंने ये कहा हो कि ब्राह्मणों की मूर्ति क्यों लगा दी। आपने भेदभाव वाले बयान जारी किए। आपने कहा सिर्फ 3 ब्राह्मणों की उठा के लगा दी, बाकियों को नहीं पूछा। अरे आपसे क्या मतलब भाई? सर बात तो सुनिए सर। समाजवादी पार्टी ने बनाया जनेश्वर मिश्र पार्क, वो प्रेरणा स्थल नहीं है। मायावती जी ने बनाया अंबेडकर उद्यान, वो भी प्रेरणा स्थल नहीं है। बहन जी ने अपनी सरकार में बनाया बहुजन प्रेरणा स्थल, उन्होंने अपनी जाति और अपने लोगों के लिए बनाया, उसमें लिखा उन्होंने बहुजन। भारतीय जनता पार्टी ने जो इनॉग्रेशन किया है, यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। तो क्या राष्ट्र निर्माण में सिर्फ 3 पंडित हैं? बाकी किसी जाति में, किसी समाज में महापुरुष पैदा ही नहीं हुए हैं सर देश में। तो इन तीनों महापुरुषों से आपने क्या प्रेरणा ली? कि सर प्रेरणा मैं बता रहा हूं आपसे। देखिए, आपने 65 फीट की लगाई है, मैं कह रहा हूं 165 फीट की लगाई है।
और खाली 3 ब्राह्मणों की नहीं लगाइए, चंद्रशेखर आजाद की भी लगाइए और बाकी लोगों की लगाइए। मैं कब मना कर रहा हूं सर, लेकिन अगर सरकार पलटेगी और आने वाली सरकार में अगर मेरा मशवरा चला तो इसी प्रेरणा स्थल में कम से कम 30 अन्य जातियों के महापुरुषों की 65 फीट की मूर्तियां लगाई जाएंगी। क्यों नहीं लगाएंगे सर? खाली ब्राह्मण देश का प्रेरणा है। और जिनकी आपने मूर्ति क्या लगाई श्यामा है, प्रसाद बात मुखर्जी, बता दूं। दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, इनसे आपने कोई प्रेरणा नहीं ली? ये क्या प्रेरक व्यक्तित्व तो नहीं है? ये आपको इंस्पायर्ड मैं नहीं ले रहा हूं करते सर, हैं? मैं देश को जो प्रेरणा दे रहा हूं बता रहा हूं आपसे। नहीं सर, बात सुनिए मेरी, अगर आप टोकते रहेंगे तो बात नहीं आ पाएगी। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1941-42 में बंगाल में फजलुल हक साहब के साथ मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार में रहे। मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी मुस्लिम लीग की सरकार में वित्त मंत्री थे। क्या यह प्रेरणा देना चाहते हैं आप? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस वक्त कांग्रेस ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने गवर्नर जनरल के उस वक्त ब्रिटेन के एक लेटर लिखा, जो इंडिया गवर्नर जनरल था, कि इसको भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दीजिए, सख्ती से कुचल दीजिए। यह प्रेरणा देंगे आप? जिस वक्त दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आरएसएस के मुख्य प्रचारक थे, कोर टीम में थे, उस वक्त आरएसएस का जो पत्र है 5 जन, उसमें एक लेख लिखा गया, उसमें लिखा गया कि जन गण मन आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। आपको राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट लग रहा है? यह प्रेरणा है? आगरा में 1942 में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर एक आरोप लगा कि उन्होंने ककुआ और महुआ के खिलाफ सरकारी गवाह बनके अंग्रेजों के लिए गवाही दी, जिसमें लीलाधर वाजपेयी को अंग्रेजों ने सदा सुनाई। एक क्रांतिकारी थे लीलाधर। क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? मैं फिर भी कह रहा हूं, लगाइए, खूब लगाइए, लेकिन एक बेहद गंभीर इल्जाम आपके ऊपर राजनीतिक रूप से लगाया गया है कि आज ये विवादित बयान आपने किसी के इशारे पर, हैदराबाद के कहने पर जारी किया है, और उनका ये मानना है कि ये आरोप आपने जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर लगाया। नहीं, वो आप सोचते रहिए, वो आपका काम है। मैं तो कहूंगा कि क्या किसी के इशारे पर आपने मेरा बयान नहीं चलाया? अरे आपको लाइव बिठाए हुए आप बयान के पीछे पड़े हो। बयान तो चलाना चाहिए था सर। आपका हौसला नहीं पड़ा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप सुरेंद्र राजपूत के आरोपों का खंडन कर पाए। आपकी घिग्गी बन गई वकार साहब। जब कोई नहीं, आरोप अगर जायज होते और आरोपों में दम होता तो मैं वाकई जवाब देता। जब सपा को एतराज नहीं, कांग्रेस पार्टी को एतराज नहीं, बीएसपी को एतराज नहीं, आसिम वकार को क्यों एतराज है? यही तो इनको डाउट लगता है, यही तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लगती है कांग्रेस को। मुझे अपनी बात, अरे सर, मुझे आपके चैनल पर अपनी बात रखने के लिए बुलाया था, मैंने अपनी बात साफ कर दी। मेरे बयान में कहा मैंने कहा है कि ये पंडितों की नहीं लगना चाहिए मूर्ति? भाई भगत सिंह की भी लगाइए, बिजली पासी की भी लगाइए, बाकी और जो ठाकुर जाति के जो महापुरुष हैं उनकी लगाइए, दलितों के महापुरुषों की लगाइए, आदिवासी महापुरुषों की लगाइए। ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानबूझकर एक बखेड़ा और विवाद को उत्पन्न करना चाहते हैं की मूर्ति और सुरेंद्र राजपूत ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं आपके पास उसका कोई प्रतिकार नहीं है। फिर मैंने आपसे कहा, सुरेंद्र राजपूत अगर समझ गए होते मेरी बात को, थोड़ी अकल लगा दी होती तो आरोप ना लगाते। आरोप इसलिए लगाए कि अकल नहीं लगाई। बहुत बुद्धिजीवी प्रवक्ता हैं, उनसे आपसे अकल लेने की जरूरत नहीं है। खाली आप 2 ही चीज लगा सकते हैं सर, आप या तो अकल लगा लीजिए या आरोप लगा लीजिए। तो उनको जो समझ में आया उन्होंने लगा दिया। तो आप ये कह भी तो सकते हैं कि नहीं, मैंने तो ये अपने विचार के आधार पर बात कही है। आप तो ऐसा लगता है स्वीकार कर रहे हैं। राष्ट्र प्रेरणा स्थल मतलब नहीं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल मतलब राष्ट्र के हर समाज के हर जाति के महापुरुषों की मूर्ति लगना चाहिए थी जी, जो अपनी अपनी जातियों के महापुरुष हैं, अपनी अपनी जातियों को और देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके कामों ने देश में थैंक यू सर, अच्छा करके दिखाया है। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा।
वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए आज कार्यक्रम कैसा रहा, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि इस मूर्तियों को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। हालांकि जो लार्जेस्ट अपोजिशन है वो तो इससे बच रहा है, लेकिन कुछ और लोग हैं जैसे वकार साहब जिन्होंने बेहद गंभीर इल्ज़ाम लगाए हैं। इस तरह के आरोपों की स्वीकार्यता है या नहीं? ब्रजेश जी, आज भाजपा के लिए और योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए एक बड़ा दिन था और इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो कहते हैं कि योगी ने क्या बनाया, तो अब ये लोग कह सकेंगे कि ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये योगी की देन है। कई सौ करोड़ रुपए लगाकर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री भी आए, उनको भी अच्छा लगा, लेकिन सवेरे से आसिम बकार ने सोचा कि ये धुआं सुलग रहा है, इसमें आग नहीं लग रही है, तो उन्होंने इसमें घी डाला और आग को और प्रज्वलित कर दिया। वैसे ये बात सही है कि विपक्ष के अन्य दल इस पर सुप्त पड़े थे, चुप थे, लेकिन आसिम बकार की जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो उसके बाद से इस बात को चर्चा हो गई कि भाई ये तो बीजेपी अपने महापुरुषों के लिए कर रही है, दूसरों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। इनकी बैटिंग से वैसे किसको फायदा होगा, किसका रन ज्यादा बनेगा, वो लोग अपना आकलन करें, लेकिन इतना जरूर है कि हर दल के पास अपने महापुरुष हैं और उनको जब सरकार आती है तो उसी हिसाब से वो लोग सम्मान देते हैं। मायावती के पास कांसीराम है, अंबेडकर हैं, पेरियार हैं, और समाजवादी पार्टी के पास लोहिया है, जनेश्वर मिश्रा है, मुलायम सिंह है। बीजेपी के पास भी बहुत हैं, जिनमें से 3 की मूर्ति आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी की लगी। हैरत की बात आप ये भी मान सकते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हमने जातियों में लोगों को बांट रखा है, उसी तरह से राजनीतिक पार्टियों ने भी महापुरुषों को बांट रखा है अपने अपने खेमे में। और एक पार्टी कहती है महापुरुष हमारा है, तुम इसका आश्रय नहीं ले सकते हो, और दूसरे दल भी उन महापुरुषों को उतना सम्मान नहीं देते जो दूसरे दलों में है। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन जब से योगी सरकार आई, उन्होंने धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिया, खास तौर से अयोध्या हो, चित्रकूट हो, मथुरा हो, बटेश्वर हो, और जो प्रदेश में धार्मिक स्थल है, और इस पर वो खुलकर काम करते रहे। विकास को लेकर भी बहुत सारे काम किए, लेकिन पहली बार ऐसा है जो बीजेपी के एजेंडे को धार देने वाला राष्ट्रीय स्मारक स्थल बना, जहां पर उन्होंने कहा कि ये महापुरुषों की जो जीवनी है लोग पढ़ेंगे, देखेंगे और इससे प्रेरणा लेंगे। एक चीज साफ है कि इस प्रेरणा स्थल के बनने के बाद अब योगी को कई सालों तक याद किया जाएगा। ये तो जैसे मायावती को लोग कहते हैं, याद करते हैं, वैसे योगी आदित्यनाथ भी अब एक लंबे समय के लिए अमर हो गए। उन्होंने एक बार एक प्रेरणा स्थल बना दिया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। दूसरी ओर अगर आप महापुरुषों की शिक्षाओं पर जाएं तो हमको वो ताकत देते हैं, सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसे कैसी भी आए, विपरीत आए, लेकिन घबराइए नहीं, हार मत मानिए, कोशिश जारी रखिए। तो सियासत में भी दलों को, और राजेश चौधरी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि विचारधारा के आधार पर किसी महापुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों का सम्मान, हर दल के महापुरुषों का जो आचरण है वो उच्च कोटि का है, या उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी विचारधारा है। किसी विचारधारा के आधार पर कोई महापुरुष खराब नहीं हो जाता है। और आज इस बात को भी यहाँ कहना जरूरी हो जाता है कि भारत की चाहे आज़ादी हो, तरक्की हो, ये किसी एकात्म पराक्रम का नतीजा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने भारत को आज़ादी दिला दी, कोई एक व्यक्ति भारत को चला रहा है, कोई एक व्यक्ति इसको आगे ले जा रहा है। ब्रजेश जी, भारत की आज़ादी और विकास सामूहिक पराक्रम का नतीजा है, जिसमें आज ये 3 मूर्तियां खड़ी हैं। इसके पहले भी बहुत सारे महापुरुष रहे हैं
और आज इस देश की 140 करोड़ जनता है। सामूहिकता के आधार पर ही ये देश आगे बढ़ रहा है। और यह भी कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं के लोगों ने अपना बलिदान देकर इस राष्ट्र को बनाया है, कोई एक श्रेष्ठ नहीं है। तो इस बात पर आज बहस नहीं होनी चाहिए कि किसने ज्यादा किया है और किसने कम किया है। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें। देखिए, सबसे बड़ा दान तो अभय दान कहा गया है, किसी को जीवन दान देना है। तुलसीदास ने लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छोड़िए जब लगी घट में प्राण। तो दया और भाव तमाम सारी बातें कही गई हैं, महापुरुषों ने हमारे यही सिखाया भी है। लेकिन मुनव्वर राना का एक शेर बहुत मौजू हो जाता है, जो इस देश के सभी महापुरुषों, बलिदानियों, नेतृत्व करने वालों को समर्पित है, इस देश की मिट्टी की ताकत को दर्शाता है। तो सुनिएगा कि मैं इसके नाज उठाता हूं सो यह ऐसा नहीं करती है, यह मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती, और शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर हो के भी बुजदिल कभी पैदा नहीं करती। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ शैलेंद्र शर्मा अटल जी मौजूद हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। तो शैलेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या इस मामले में विवाद और बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश है, या फिर जो आरोप आसिम वकार ने लगाए हैं वो जायज़ हैं, उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है, आज महामना मदन मोहन मालवीय जी की जन्म जयंती है, आज ईसा मसीह का भी जन्म दिवस है, आज वीर बाल दिवस के रूप में फतेह सिंह जोरावर सिंह, अजीत सिंह जुझार सिंह का बलिदान दिवस भी है, आज तुलसी पूजन दिवस भी है। मैं नहीं समझता कि इतने पावन दिवस पर हम राजनीति को इस स्तर पर ले जाएं और कमर के नीचे किए जाने वाले हर वार का प्रतिकार करें, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए आरोप लगाना, मुझे लगता कि इसका कोई तार्किकता से संबंध रखने वाला, इसका कोई विवेकवान व्यक्ति इसका समर्थन करता होगा। निश्चित रूप से अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं, अलग अलग राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकते हैं। आपको हमारे महापुरुषों से समस्या हो सकती है, लेकिन उन महापुरुषों का इस देश में राष्ट्र के लिए जो योगदान है उसको कोई नकार नहीं सकता है। राम मनोहर लोहिया हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, जनेश्वर मिश्र जी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा गांधी हो, सरदार दूसरी पटेल जातियों हो, के इस पर महापुरुषों कोई- का भी विषय उन्होंने रखा, इसको अब एड्रेस क्यों जातियों नहीं के करना आधार पर चाहते मुझे हैं? लगता कि महापुरुषों का जाति वर्गीकरण करना चाहिए। मैं महापुरुषों के जाति आधार पर वर्गीकरण करने पर मेरी घोर आप आपत्ति है। खिलाफ? ओके, ऑलराइट। डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के ये लोग प्रवक्ता हैं। सर्वकालिक और क्या समावेशी आसिम वकार व्यक्तित्व ने के जो लोग हैं। मुद्दा उठाया कि साहब कुछ पिछड़े दलितों और आदिवासियों की भी प्रतिमाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनकी भी प्रतिमाएं वहाँ लगनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो महापुरुष की कोई जाति नहीं होती। ये जाति और धर्म में बांटने का काम, सबसे गहरा जहर घोलने का काम बीजेपी ने किया है। और आसिम वकार? और बीजेपी ने जाति और धर्म नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि चलो ठीक है। आसिम वकार के बारे में क्या है? नहीं, आसिम वकार क्या बयान दे रहे हैं, उनका कहाँ से क्या है चैनल, और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या उनको उनका दिया क्या है? चैनल, उनका कौन सा चैनल है? उस पे वो हम तो नहीं भारत जाना समाचार चाहते। पे बैठे हम हैं। उस पे नहीं उनका जाना। कौन सा चैनल है? उनका चैनल अलग है, हैदराबाद में भी। हाँ। कौन सा चैनल है? अब कौन चलाता है वो चैनल? अब हम उस पे नहीं जाना चाहते, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने जाति तो धर्म में आसिम वकार आज बांटने का अलग थलग काम पड़ गए। बीजेपी अखिलेश जी हैदराबाद गए थे, बेंगलोर गए थे। बीजेपी हैदराबाद जी गए ब्रजेश जी बीजेपी ने जाति धर्म में बांटने का काम बीजेपी ने किया है, और बीजेपी आज भी कर रही है। आप बताइए, नेताजी का कुंभ में मूर्ति लगी थी, बड़े मतलब संघर्ष के बाद में लगी थी, और उसको हटा लिया। इस बार वहां उन्हें जमीन नहीं दी जा रही मेले में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय। तो यही विषय तो आसिम वकार उठा रहे हैं। तो आप आसिम वकार को कह रहे हो कहीं और चैनल से चल रहे हैं वो? मेरा कहने आसिम वकार ने क्या उनसे बुरी बात कही? आप लोग टूट पड़े उनके ऊपर। नहीं, मैं जाति धर्म नहीं बांटना चाहता। हाथ मत जोड़िए लेकिन सुरेंद्र जी। बीजेपी हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूँ, नेताजी का
मूर्ति लगी थी कुंभ के मेले में। तो आसिम वकार ने यही बात तो और कही। इस बार वहां जमीन नहीं दी जा रही, कुंभ के मेले में उनको जमीन नहीं लाट की जा रही। ये क्या? अरे माघ मेला अभी कुंभ कहाँ है? अरे माघ के मेले में पिछली बार कुंभ में लाट हुई थी। तो भैया यही तो बात कही आसिम वकार ने। कौन सी गलत बात अगले आदमी ने कही? लगाई थी तो पीडीए के इनके और भी महापुरुष होंगे। अरे पीडीए के लोगों को, क्योंकि बीजेपी पीडीए से घबरा रही, क्योंकि 24 में पीडीए ने इनको बैसाखी पिलाने का काम किया। यही बात तो आसिम वकार कह रहे हैं। दूसरी बात आप लेकिन कह रहे हो अलग चैनल से चल रहे हैं हैदराबाद से। अब उनका भाई उनका दल है, अब वो क्या निर्णय लेंगे, मैं उनकी उन पर एक मिनट। लेकिन आज इनकी रैली हुई और रैली में हुआ क्या हुआ? बीजेपी बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। बसें लगाई गई थी, पूरे सरकारी कर्मचारी लगाए गए थे, मास्टर लगाए गए थे, अगल बगल जिलों में। सबूत दो। जी देखिए, आपको सबूत दे रहा हूं। ये देखिए बीएसए के अधिकार और टीचर और सारे मास्टर, लेखपाल, सब ये आपके पास है, आप देख लीजिए, पूरी सूची है। और बाकायदा एक गांव में शिक्षा विभाग पूरा लगाया गया था, लेखपाल लगाया गया था, कर्मचारी लगे थे, कलेक्टर लगे थे, कप्तान लगे थे, थानेदार लगे थे। गांव में बसें खड़ी करेंगे, जनता नहीं बैठी। आप पता कर लेना इनके चेहरे पे, बीजेपी के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। चिट्ठियां हैं जी, ये चिट्ठियां हैं, सब पूरे हजारों बसें, सीतापुर, शाहजहांपुर, और जनता नहीं आई, जनता नहीं आई, कर्मचारी आए थे। अगर प्रधानमंत्री जी कर्मचारी की पुरानी पेंशन ही बहाल कर देते। अरे कर्मचारी तुम्हारी रैली में आए थे, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन। तो राजेश चौधरी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय विरोधी है। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे कुछ सवाल करूं। एक घटना इनके साथ हो गई है, राजेश चौधरी के साथ एक कांड हो गया है। अरे नहीं मालूम? ये गए थे बिहार में प्रचार में, और जिनका प्रचार कर रहे थे ये, वो उनके बगल में खड़े थे, और ये स्टार प्रचारक बन के गए थे, और वो थे नेता नितिन नवीन। अब जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये डरे बैठे हैं घर में कि करें क्या, अब निकल ही नहीं रहे बेचारे। मेरी सिंपैथी इनके साथ है। तो बताइए भाई राजेश जी कि ये आसिम वकार ने ये जो विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की, तो लेकिन एक इशू तो है इनका कि भाई जातिगत जो मुद्दे हैं उनको भी तो एड्रेस करना चाहिए। आपको बाकी जातियों से इतना परहेज क्यों है? विजय जी, मैं एक निवेदन आपसे करूंगा कि मुझे पहले भी कम समय मिला बोलने के लिए, मुझे अपनी बात रखने दी जाए। आसिम भाई की बातों को मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और वो हमें चेतावनी दे रहे हैं, हिंदू समाज को वो चेतावनी देने का काम कर रहे हैं, और वो हमारे अंदर फूट डाल करके हमें विभक्त करना चाहते हैं कि कौन ब्राह्मण महापुरुष है, कौन ठाकुर महापुरुष है, कौन ओबीसी का महापुरुष है। ये आसिम भाई बताएंगे क्या? सबसे पहले एक आपत्तिजनक बात इन्होंने कही, मैंने कश्मीर का मुद्दा उठाया तो इन्होंने कहा कि वो जो परमिट सिस्टम था मुसलमानों ने किया था। मेरी बात में कहीं मुसलमान नहीं था, मैंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों ने ये वो सिस्टम लागू किया था, कौन ने किया था मैंने ये नहीं बताया। मैंने कहा था परमिट सिस्टम को तोड़ करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वहां इंटर किए थे। ये कह रहे थे मुसलमानों ने नहीं किया। इनकी मानसिकता समझिए, हिंदू मुसलमान दिमाग के अंदर बैठा हुआ है। और अभी ये चेतावनी दे रहे हैं हमको, एक रहो वरना काटे जाओगे, बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो हमें चेतावनी देता है, हमको ये जागरूक करता है कि हमको समझना होगा, नहीं तो वही होगा जो नहीं। देखिए ना, आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस फौरन एक हो गए इस मुद्दे पे। कश्मीर के अंदर आप लोग एक हो गए सर, आप बटे कहाँ? आप तो एक हो गए, अकेले पड़े तो आसिम वकार के नाम पर बांटना चाहते हैं, जाति के नाम पर। आज हिंदू समाज बंटने वाला नहीं है, चिंता मत करो आसिम साहब। 3 बार लगातार ऐसी सरकार बनी है जो बिना आपके सहयोग के बनी है, 3 बार केंद्र के अंदर, और 4थी बार बनेगी। आप चिंता मत करिए, जाके सर थोड़ा संयम बरते सर, आप संयम बरते, आप संयम बरते सर, कंप्लीट कर लेने दे। और MIM तो हमको बांटना ही चाहता है, और पीडीए भी वही अरे है। कहाँ मारना चाहता है? आपकी मोहब्बत में वो फना हो गए और आप उनकी मोहब्बत का इकरार भी नहीं करना चाहते हो। खान साहब बिल्कुल सही, हमको चेतावनी है, हमें चेतावनी थैंक यू साहब ये कि आप तो आपने तसल्ली से अपनी बात रख ली ना। तो कटेंगे। नितिन नवीन जी से मिला है आप या नहीं मिले, या मैं बताऊं अभी राजपूत जी को आगे वाली बात? थैंक यू सर। नहीं, आगे पीछे कोई बात नहीं। नितिन जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके चुनाव में था, और मेरा सौभाग्य है कि मेरे बहुत वर्षों थैंक यू सर। अब तो कहना ही पड़ेगा सर, अब तो हर चीज में सौभाग्य लाना ही पड़ेगा आपको सर। भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू सर। आसिम भाई एक परिवार के गुलाम है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दूसरे परिवार के गुलाम है, जितने भी राजपूत भाई नेहरू परिवार के गुलाम है,
पर राजेश चौधरी किसी ओके, परिवार का अलग। गुलाम नहीं है। परिवार राजेश के चौधरी गुलाम क्या नहीं है। जातिवाद हम का लोग विचारधारा वाले क्या लोग हैं। प्रेरणा स्थल को चौधरी भी लेकर कभी श्रेष्ठ जातिवाद पद पे की जा बात सकता है, कही जा रही है, नितिन नवीन की भेदभाव की नियुक्ति कही कहती जा है। रही है? क्या नितिन हमें इस नवीन तरह जी के की महापुरुषों नियुक्ति के ये मामले कहती में है किसी कि प्रकार एक की सामान्य जातिवादी परिवार का राजनीति व्यक्ति नहीं करनी राष्ट्रीय चाहिए? अध्यक्ष बन सकता है। सुरेंद्र भारतीय राजपूत जी जनता बोलेंगे। पार्टी धन्यवाद के राजेश जी, लिए शुक्रिया, बोलिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं ब्रजेश जी। पहली बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चाल, चरित्र और चेहरा दिखा दिया। कब दिखाया? अभी दिखाया। इन्होंने कहा कि हिंदू समाज को बांटने का, हिंदू समाज के महापुरुषों को बांटने का। मेरे ख्याल से आसिम बकार ने हिंदू समाज के महापुरुषों की तो कोई बात नहीं करी। ये जब जब भी स्टिकी विकेट पर आते हैं, हारने लगते हैं, वैचारिक रूप से हारने लगते हैं, ये हिंदू समाज के पीछे क्यों छुप जाते हैं? चंदा चोरी करते हैं, भगवान राम के पीछे छुप जाते हैं। हम कहते हैं चीन अतिक्रमण कर रहा है, कल सेना को सवाल उठा रहे हैं, सेना के पीछे छुप जाते हैं। अरे भाई, वैचारिक रूप से इतने दरिद्र हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि अब ये हिंदू समाज के पीछे छुपने लगे। पहले राउंड में आप आसिम बकार के खिलाफ थे। सुनिए सर, देखिए आप, ये बड़ा मसला है, आप हमारी बात को पूरा नहीं होने देते, हम फिर आरोप लगाएंगे आप। राजपूत जी समझ लीजिए, राजेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला। राजेश जी आपके बीच में नहीं बोला। राजेश जी अभी नितिन नवीन से भी बात हो जाएगी। दो चीजें हम आपको बता दें, दो चीज आप समझ लीजिए कि आप मूल रूप से चंदा चोर लोग धर्म के पीछे छुपते हो। आज की आपकी आवाज जा रही पूरी परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। राजेश जी प्लीज, राजेश जी प्लीज, आपने राउंड जब हमने राजपूत जी महापुरुषों कंप्लीट की करें। बात करी, राजेश जी प्लीज, पूरा का पूरा। राजेश जी आप रहने रुक जाए, आप रुके। हाँ, सुरेंद्र जी बोलो। गांधी जी को, नेहरू जी को, इंदिरा जी को इन्होंने क्या क्या गाली नहीं दी। आज कह रहे हैं महापुरुषों को कोई जात नहीं होती, महापुरुषों के काम को होना चाहिए। रोज ही गाली रोज नरेंद्र मोदी सुबह उठते हैं तो 10 गाली देते हैं, शाहजी रात को सोते हैं तो 10 गाली देते हैं। आप बताइए, तो आपने आसिम बकार को गाली क्यों दी? और आपने आसिम बकार को गाली क्यों दी? लगातार गालियां देते आपने आसिम बकार को गाली क्यों दी? कोई कुछ नहीं कहा। आपने उनके एमआईएम पे अपनी बात पे कायम हो, आप एमआईएम पे बात मत आइए। आप इनको छुपाना क्यों चाहते हैं? राजेश चौधरी जो कहे हैं आज की डेट में कि हिंदू समाज के पीछे क्यों छुप रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले इतने वैचारिक रूप से दरिद्र हो गए कि आज की डेट में अपने 3 महापुरुषों की मूर्ति लगाने के लिए इन्हें हिंदू समाज के पीछे छुपना पड़ रहा है। नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासियों के अरावली पर्वत ये खा गए और आज की डेट में तीन महापुरुषों के नाम पर हिंदू समाज के पीछे छुपना चाहते हैं कि वहाँ पिछड़े और आदिवासियों के, दलितों के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगें। उनकी भी लगनी चाहिए, उनकी हर जगह लगनी चाहिए। तो यही बात तो आसिम वकार कह रहे हैं। जब पहले राउंड में आप उनको गाली गलौज कर रहे थे, आपने कहा ये हैदराबाद के आदमी हैं, अब आप कह रहे हैं हाँ लगनी चाहिए। यही बात तो आसिम वकार कर रहे थे। मैं उस पार्क की बात, मेरे काबिल दोस्त ने कौन सी बुराई की थी? मैं उस पार्क की बात नहीं कर रहा। हम लोगों ने टंटिया भील की भी लगाई, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में तांतिया भील की लगाई, हम लोगों ने बिरसा मुंडा की लगाई, ठीक। हमने अमर शहीद भगत सिंह जी की लगाई। आपने तो कहा कि ये किसी के इशारे पे बयान दिए हैं। आप किसके इशारे पे बयान दे रहे हो? जिस बयान से विवाद उत्पन्न हुआ, हमने कहा आज का जो प्रेरणा स्थल है हमारा, इससे कोई विरोध नहीं है। थैंक यू। और हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 5 सेकंड सर पानी पी पी करके गाली देते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के पास अवसर है, संघ के पास अवसर है कि वो क्षमा मांगे। कोई भी पार्टी बनाए, चरण सिंह जी का पार्क हो, मायावती जी ने बनवाया हो, अखिलेश जी ने बनवाया हो, योगी जी ने बनवाया, मुलायम सिंह जी ने बनवाया हो, तो ये तो लखनऊ के लिए एसेट है ना, इसका विरोध क्यों? आपने नाम क्या रखा है? प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। आप लीजिए प्रेरणा, आप प्रेरणा लीजिए। कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम सलामी था, कौन कौन देश की लड़ाई लड़ा था। एक और पार्क बना दिया जाए, नया पार्क। नहीं, उसी पार्क में देखिए सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लिया जा रहा। हमारे बगल में भाई साहब बैठे हैं, अंबेडकर जी का नाम एक बार नहीं लिया, अंबेडकर जी का नाम एक बार नहीं लिया। अंबेडकर जी का नाम सुन लीजिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था मैं। आपने बुजुर्ग आदमी एक बार भी नाम नहीं लिया। बुजुर्ग कहाँ है? जवान है। आप इनके ऊपर आरोप क्या लगा रहे हैं? दूसरी बात यह है, वो प्रेरणा स्थल जो है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मूर्ति उनकी लगनी चाहिए जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी दी। नहीं राजेश जी, देखो एज पर टिप्पणी मत करो, आप मुद्दों पे जाओ। आप बोलो खान साहब। नहीं, मैं कह रहा हूं, आपकी एज पर कमेंट कर रहे थे। एज पे कमेंट कर रहे हैं तो हमारी औलाद है, हमारी औलाद है, लौंडे हैं हमारे। कौन? वही लौंडे हैं हमारे। फिर
नहीं नहीं, अरे ऐसा मत। नहीं जब एज पे कमी अरे करेंगे ठीक तो है, लौंडे मुझसे हैं। निकल गया गलती तो से। लौंडे हैं तो हमारे लौंडे अरे कोई हैं, बात नहीं, आप हमारे मुद्दे पे आओ। लड़का, आप क्यों जुबान खराब कर रहे हो? आप नहीं भतीजा, बोलो। हमारा भतीजा अरे हमारा- छोड़ो, वो आप सम्मान गुस्सा के क्यों हैं, होते हो? डॉक्टर साहब, हमारे आप बोलो, मैं वही कह आप रहा चाचा हो इन हूं। सबके। मैं यही कह रहा हूँ इस हम तो बड़ा जिसमें सम्मान प्रेरणा करते स्थल हैं पर उनका, मूर्तियां इज्जत लगी करते हैं, हैं। इसमें हमारे कोई संस्कारों में यह स्वतंत्रता सम्मान सेनानी मिला। है। आप चाहते हो कि लगे? नहीं नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे सर। लगनी चाहिए। नहीं नहीं सर, नहीं फिर नहीं। तो नया पार्क बना दो। गोल 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 मत करिए। नया पार्क इसमें बना दो। कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या नहीं है? इनमें तो कोई नहीं है। खत्म बात हो गई, फाइनल डिसीजन हो गया। ठीक बात। जो जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की लड़ाई न लड़ी हो उसकी फोटो लगे, और जिसने लड़ी है उसकी फोटो न लगे। ऑलराइट सुभाष सर, चंद्र बोस शुक्रिया। कहाँ गए? आसिम सरदार वकार पटेल कहाँ गए? सर, धन्यवाद। सब इस सारे लोगों की फोटो सर बहुत लगनी धन्यवाद। चाहिए। आसिम वकार साहब, आसिम भाई के बाद एक लाइन खाली एक जानकारी दे दूंगा दूंगा मैं बस। सर, आपको दे दूंगा। वकार साहब, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये आपके ऊपर एक ही इल्जाम लगा रहे हैं कि हैदराबाद से आपका कोई और चैनल है जो आपको ये सब फीड कर रहा है। हालांकि दूसरा राउंड आते आते इन लोगों के विचारों में थोड़ी तब्दीली आई और ये आंशिक रूप से आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे कि भाई नया पार्क बना लीजिए, उसमें लगा लीजिए। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं अपनी बात यहाँ रखने के लिए आया हूँ, मैं रखूँगा। हमारे देश में एक ऐसे नेता गुजरी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी, और देश की आज़ादी के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में एक ऐसा काम किया जो शायद किसी ने नहीं किया। हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 की फौज घुटनों पे बैठा दी, समर्पण कर दिया, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर एक नया राष्ट्र बनाया। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले उनकी मूर्ति लगना चाहिए, इसी पार्क में लगना चाहिए। भाई ये तीनों जो लगाए आपने, इनमें से किसी ने आज़ादी की लड़ाई तो लड़ी नहीं। एक सबूत दे दिए कि ये तीनों अंग्रेजों के खिलाफ थे, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। दूसरी बात, इंदिरा गांधी जी की भी लगना चाहिए, और बिल्कुल लगेगी। बिरसा मुंडा की लगना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा की लगना चाहिए, टांटिया भील की लगना चाहिए, भीमा नायक की लगना चाहिए। तो जब तिलक आपकी मांझी की पार्टी लगना की चाहिए। हुकूमत बने या आपके नेतृत्व वाली समर्थन से सरकार बने तो लगवा लेना। आप इन पर अपनी विचारधारा क्यों थोप रहे हो? एक मिनट सर, अगर राष्ट्र प्रेरणा स्थल है तो वो ऐसे लोगों से प्रेरणा राष्ट्र नहीं लेगा जिन्होंने आज़ादी से पहले अंग्रेजों का साथ दिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं थे, जो ये कहते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन को सख्ती से कुचल देना चाहिए, जो गवर्नर को ये लेटर लिखें कि भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दिया जाए। अब ऐसे लोगों से क्या हम लोग प्रेरणा लेंगे? आपने ये प्रेरणा क्यों नहीं ली सुरेंद्र राजपूत से, राजपाल कश्यप से? उन्होंने आपके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने किसी के कहने पर और किसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी पे आपने ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो आपसे भी इतिहास पूछेगा कि तब उस डिबेट में आप बोले क्यों नहीं, आपके मुंह में टेप क्यों लगा था? नहीं सर, अगर नहीं देखिए, राष्ट्र प्रेरणा स्थल अगर आप बना रहे हैं, नहीं पा रहे तो उसमें राष्ट्र के सभी समाज के महापुरुषों के स्टैचू लगना चाहिए। अब आप मुझे कुछ भी कहती रहिए, मैं अपनी बात रखूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उस कहती रहिए, नहीं सर, कहते रहिए सर। आप लग रहा है पुरानी डिबेट अभी उतरी नहीं है, जहां से थोड़ी देर पहले सावित्रीबाई फुले, संत रविदास, पेरियार, काशीराम, गाडगे बाबा, इन सब महापुरुषों के वहां लगना चाहिए, और लगेंगे सर, आप परेशान ना होइए, लगेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सभी अतिथियों को बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब ने शांतिपूर्वक इस डिबेट को संचालित करने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, एक गजब की खबर बताएंगे आपको। पुराने लखनऊ से एक ईरानी घोड़ा चोरी हो गया है, और ये घोड़ा इतना बेशकीमती और धार्मिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा शिया समुदाय उसको खोज रहा है। अब तक वो नहीं मिला है, और चोरी भी बड़े सटीक तरीके से की गई है। क्यों, किस लिए की गई और कैसे ये ईरानी घोड़ा चोरी हुआ और इतना बेशकीमती क्यों है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। करबला से कौन ले गया घोड़ा ईरानी?